बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गैंग्स ऑफ जीनियसेस पर। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फिजिक्स क्लास 12 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम लोग, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो बच्चे क्लास 12 का कोर्स नहीं ले सकते हैं तो डोंट वरी, आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम लोग 9, 10, 11, 12 हर एक सब्जेक्ट का इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, अफोर्डेबल सभी तरह का वीडियो इसमें हम लोग अपलोड करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है, थ्योरेटिकल लॉ है, ठीक है। कूलम्ब्स ने क्या कहा था? कूलम्ब्स ने बेसिकली, आप लोगों ने बहुत ही पहले क्लास 11 में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसी का कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन देखने को मिलता है कूलम्ब्स लॉ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस के लिए बात करता है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11 में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था और एक मास दूसरे मास से अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में जानेंगे। तो Coulomb's law states that the force of attraction between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मास के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ जाना कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, आइए हम लोग उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें कूलम्ब्स लॉ का। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स में विदाउट प्रूफ या विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ किसी की भी मान्यता नहीं दी जाती। क्लासिकल फिजिक्स एक समय हुआ करता था कि लोग फिलॉसफी देके चले जाते थे, लेकिन आज का मॉडर्न फिजिक्स में आपको उसका क्या देना होगा? आपको उसका प्रूफ देना होगा। तो आइए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 2 पॉइंट चार्जेस का, 2 पॉइंट चार्जेस का। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी बताता था, जिसको हम लोग मान लेते थे r², ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें और इसको इक्वेट कर दिए, अगर हम लोग मैथ की भाषा में बोले तो इक्वेट कर दें, तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस कांस्टेंट ऑफ इस प्रोस्पेरिटी को हटाएंगे, तो फिजिक्स में जानते हैं कि हम लोग प्रोस्पेरिटी को इक्वालिटी में चेंज जब करते हैं तो वहां पर हमको एक टर्म डालना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इक्वल टू में आए तो इस प्रोस्पेरिटी के बदले में एक जो टर्म आएगा वो यहाँ पर होगा k Q1 Q2 बाई r²। और यहाँ पर k क्या है? ये k क्या है? तो k यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट है। k यहाँ पर क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट है। और बच्चों, इस k का वैल्यू जो होगा वो k का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है।
इसको हम लोग कूलम कांस्टेंट बोलते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, इसको थोड़ा इसका पिक्चर बना दूं। ठीक है, इसका थोड़ा सा क्या कर दूं कि अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो। 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं R ले लेते हैं। ठीक है, सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस K का एक और वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या होता है K = 1/4πε0। क्या होता है एक तो वैल्यू हम लोग जाने क्या कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसी K का एक और वैल्यू होता है 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0। तो K का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आया था 1/4πε0। इस ε0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ε0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसका भी अपना एक वैल्यू होता है, इस ε0 क्या बोलते हैं, इसको ε0 बोलते हैं, और इसका क्या वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसका भी अपना एक क्या वैल्यू, अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, K का क्या क्या वैल्यू हुआ, K का एक वैल्यू हुआ था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसी K का एक वैल्यू है, तो इसका वैल्यू होता है ε0 का 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा, F = Q1 Q2 / 4πε0 r²। दिस इज अ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। अब अगर देखो एनसीईआरटी में इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो वेक्टर फॉर्म में भी मैं कूलम्स लॉ को लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को क्या हो सके कि आप लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी लिख सकें। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग निकाले वो क्या था, K Q1 Q2 / r²। K इज ए कूलम कांस्टेंट, Q1 Q2 तो हमारा पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पर R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में था। अब अगर तुम लोगों को एग्जाम में कूलम्स लॉ ना पूछ करके अगर तुमको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछ दिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब तो और भी इजी हो जाएगा। कैसे होगा इजी, देखो अब हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम लोगों को पता है कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, फोर्स के पास दोनों ही है, तो क्या करना होगा, ये तो पूरा टर्म जो है उसके पास तो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इसमें हमको डायरेक्शन ऐड करना है, तो ये पूरी तरह से क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो क्या करें, K Q1 Q2 / r²। ये तो हमारा कूलम्स लॉ है, अभी तक तो हम लोग कूलम्स लॉ ही इसको लिखे। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है। ठीक है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं। क्या होगा, F वेक्टर K Q1 Q2 का तुम मोड लगा सकते हो। ठीक है, तो मोड लगा सकते हो बाई r², इसको क्या कर दो, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब तुमको पता होगा जब वेक्टर तुमने पढ़ा होगा तो इसका क्या होता है, r/r का ये। ठीक है, जब इसको हम लोग यहां पर उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 / r² इंटू ये r नीचे आएगा तो r बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा r का वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर = K Q1 Q2 का मॉड,
ये हो जाएगा r वेक्टर पाई r क्यूब। यही हो गया क्या हम लोगों का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब एग्जाम में कूलम्स लॉ आए या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आए, दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने कूलम्स लॉ देख लिया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लिया। आइए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ा था। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बोला था कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रेप्लिकेशन है। जैसे कि मूवी कैसे रीमेक बनता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी एक रीमेक है, मान लेते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये आप कूलम्स लॉ आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वहां हम लोग क्लास 11 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़े थे। वही क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसका, समझ लो अगर मोटा मोटी भाषा में समझना है तो। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लग रहा था और उन दोनों मास की दूरी क्या थी, उन दोनों मास की दूरी को हम लोग r मान रहे थे। वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में उस मास को रिप्लेस करके चार्ज आ गया, वहां पर g था। दोनों में क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी। देखो एक और सिमिलैरिटी है दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो बच्चों जानते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जाना कि जो कूलम्स लॉ जो था, एक सेकेंड बच्चों, कूलम्स लॉ जो था वो कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स लॉ था Fe इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतना गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कूलम से कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सिर्फ इस वीडियो को देखें और क्रिस्टल क्लियर कर लें अपने कॉन्सेप्ट को। तो ये था कूलम्स लॉ। और ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, Fg इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। ये दोनों ही जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, जैसे कि कूलम्स लॉ देखें तो कूलम्स लॉ भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने वहां पर फैक्टर इफेक्टिंग कूलम्स लॉ में देखा था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच की अगर दूरी बढ़ा दें तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी, देखो पोलैरिटी पर, चार्ज की पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर 2 लाइक चार्जेस है तो 2 लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर 2 अलग चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मान लो कि 2 मेल है तो दोनों में कैसा होगा भाई, रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप लोग आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूं। चलिए आइए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों ही फॉलो करता है, एक तो हमारा कूलम्स लॉ और दूसरा जो हमारा ग्रेविटेशन लॉ है। अगर मैं यहां पर 1-2 सेकंड में एक ग्राफ बना दूं तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ कैसा होगा, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ऐसा ग्राफ होगा। एक सेकंड, ये टच नहीं करेगा, ये ऐसा ग्राफ होगा। स्लोप लिख देंगे 1/, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया, दोनों के बीच का रिलेशन भी बता दिया, कूलम्स लॉ क्या है ये भी बता दिया, दोनों के बीच का रिलेशन था वो भी मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो बच्चों क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में होता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना, डे टू डे लाइफ में हम लोग थंडरिंग देखते हैं, वहाँ पर भी किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ का एप्लीकेशन ही वो है। तीसरा माइक्रोस्कोपी में भी हम लोग इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन हुआ। अगर कोई पूछे कि कूलम्स लॉ का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना में और तीसरा माइक्रोस्कोपी में। ठीक है बच्चों,
अभी हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों का बच जाता है कि अगर हम लोग उस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है और पूरे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं बोल सकते। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है ये। लोग अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक करके खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप निकाल लेते तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं कि आप फॉर्मेट भी बता सकते हैं, स्क्रीन भी भेज सकते हैं कि मैंने इसको बना लिया था। सो फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट के लिए मैं कर देता हूं जो कि अभी न्यू है, अभी नए नए हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मेरा मानना है कि दिए गए सारे चीज़ों को लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? देखो, सबसे पहले दो चार्जेस दिया हुआ है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड। पहले चार्ज Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा चार्ज दिया हुआ है हम लोगों के पास 4.5 × 10⁻⁻7 कूलम, विच एक्ट अपॉन, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना? फोर्स दिया हुआ है 0.1 न्यूटन, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या पूछ रहा है? अब हम लोगों को इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम लोगों को अल्टीमेटली निकालना क्या है? R निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इसका आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या होता था बच्चों, एक बार तुम लोग भी साथ साथ बोलो, Fe = KQ1 Q2/R², ठीक है। K का वैल्यू हम लोगों को पता था। K का क्या वैल्यू था? K का वैल्यू था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/4πε0। इन दो तरीके से K को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो K का वैल्यू यहाँ पर डाल दो 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻7। Q2 का वैल्यू है 4.5 × 10⁻⁻7 and distance is R² and Fe is 0.1, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? R² = 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁻7 × 4.5 × 10⁻⁻7, ठीक है, बाई 0.1। क्योंकि ये फोर्स था तो फोर्स नीचे आ गया, ठीक है। R² = 9 × 18 10⁻9, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻14 और ये हो जाएगा 4.5 × बाई में हो जाएगा 0.1। R² = 18 × 10⁻9 रहने देते हैं, 10⁻14 4.45 कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। ऊपर भी एक 10 आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक। तो आइए हम लोग R का क्या वैल्यू आ जाएगा फिर? 18 × 10⁻10 × 10⁻14 × 45/10। 5 9 जा 45, 5 ये हो जाएगा 9, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से इधर कर देते हैं। R² = ये क्या हो जाएगा? 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81। 10⁻14 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻⁻4। R अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 81 × 10⁻⁻4, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आएगा R = √81 × 10⁻⁻4।
जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ये, तो 9 का 81 का स्क्वायर 9 होता है, 10 टू द पावर है तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दो चार्ज के बीच का? 0.09 मीटर। दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाला जितना भी टॉपिक होगा इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।